गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रीड करेंगे इटली के यूनिफिकेशन के बारे में। जर्मन यूनिफिकेशन हम कर चुके थे, तो लगभग इटली यूनिफिकेशन भी वैसा ही है। 3 कैरेक्टर मैन हैं इसके अंदर, जिनको हमें याद रखना है कि उन्होंने किस प्रोसेस से इटली का यूनिफिकेशन किया। तो इटली यूनिफिकेशन से पहले एक बार इटली का मैप देख लेते हैं कि किस तरह से इटली को यूनिफाई किया गया और पहले इटली कैसा दिखाई देता था। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है मैप। तो इटली जो सबसे पहले जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइड था। अब आपको ये जो दिखाई दे रहा ना, ये वाली स्टेट सेवोय सार्डिनिया। सेवोय सार्डिनिया एक ऐसी स्टेट थी जिसके ऊपर इटालियन किंग का रूल था। उसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये अकेली स्टेट थी जिसके ऊपर इटालियन डायनेस्टी रूल करती थी। बाकी ये देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ पर स्पेन का बुर्बो डायनेस्टी रूल करती थी। अब यहाँ पर कोई और डायनेस्टी थी पेपल स्टेट्स में। टस्कैनी, मोडेना, पर्मा में अलग डायनेस्टी रूल करती थी। वेनेटिया में अलग डायनेस्टी रूल करती थी। लोम्बार्डी में अलग हो गई है। ठीक है, इस तरह से ये 7 स्टेट्स में डिवाइड था और इसको एक करने का काम किया विक्टर इमैनुअल सेकंड ने, जो सार्डिनिया का किंग था। लेट अस स्टार्ट। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। की हिस्ट्री रही है इटली की भी एक लंबी हिस्ट्री रही पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, यानी कि वो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित था। Italians were scattered over several dynastic states as well as the multinational Habsburg Empire। तो कुछ स्टेट्स इसकी हैबसबर्ग एम्पायर के अंडर भी आती थी। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। ये मैंने आपको बता दिया मैप में कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट अकेली स्टेट थी जिस पर इटालियन किंग रूल करता था। The north was under ऑस्ट्रियन हैबसबर्ग, नॉर्थ पार्ट ऑस्ट्रियन हैबसबर्ग में इटली का। सेंटर पर रूल करता था पोप यानी चर्च। सदर्न रीजन यानी कि जो आपकी 2 सिसिलीज हैं, वहाँ पर स्पेन। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। अब इटालियन जो लैंग्वेज थी उसकी भी एक कॉमन फॉर्म नहीं थी, उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस थे। ड्यूरिंग द 1830s, जूसेppe मैज़िनी का नाम आपने सुना था, जिसका बर्थ हुआ था इटली जेनेवा के अंदर 1807 में। और उसने फिर क्या किया था, 1831 में कोशिश की थी कि वो इटली को यूनिफाई करेगा और उसने यंग इटली जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसे देश से निकाल दिया गया। उसके बाद 1848 में आपको पता है, जैसे जर्मनी जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल नेशनलिस्ट, उन्होंने जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए कुछ किया था। तो इटली को भी यूनिफाई करने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इस तरह से सारा बर्डन जो है वो किसके ऊपर आ गया, सार्डिनिया पिडमॉन्ट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। कि अब जो है सारा कुछ विक्टर इमैनुअल सेकंड के हाथ में आ गया था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट का किंग था, इटालियन किंग था ये, और अब थ्रू वॉर से ही वो ये कर सकता था इटली को यूनिफाई। In the eyes of ruling cities of his region, and unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance। तो जो लोग यहाँ पर रूलिंग एलिट्स थे, जो यानी कि जो रूल कर रहे थे यहाँ पर, जिनके हाथ में कुछ पावर्स थी, तो वो ये देख रहे थे कि अगर इटली यूनिफाई हो जाता है तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। उनका मानना ये था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और पॉलिटिकल डोमिनेंस बढ़ेगा इटली का। उसके बाद हम यहाँ पर नाम पढ़ेंगे एक चीफ मिनिस्टर कांट कावूर का। उसने एक मूवमेंट की इटली को यूनिफाई करने में, लेकिन वो ना तो रेवोल्यूशनरी था और ना ही डेमोक्रेट था, और वह ज़्यादा फ्रेंच बोल लेता था, अच्छे तरीके से फ्रेंच बोलता था इटालियन की बजाय। और उसने फ्रांस के साथ एक अलायंस किया था। अब वो फ्रेंच बोलता था, उसने फ्रेंच के मिनिस्टर से, आर्मी से बात की और उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में फ्रांस की हेल्प से, कावूर ने।
कावर पिडमोंट का चीफ मिनिस्टर था, उसको फ्रांस आती थी, फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, और उसने फ्रांस के जो मिनिस्टर्स थे उनसे बात की, एक डिप्लोमेट अलायंस की, और उसके बाद ओशियन फोर्सेस को हरा दिया 1859 में। और 1860 में एक रेवोल्यूशनरी आता है जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स का एक ग्रुप है जिसपे गैरिबाल्डी के साथ, वो इस रेवोल्यूशन को ज्वाइन कर लेते हैं और वो जाते हैं इटली के साउथ में जहाँ पर किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, और वहाँ पर लोकल पीजेंट्स परेशान हैं। अब वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर है ना, वो पीजेंट्स को काफ़ी परेशान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने लैंड रिवेन्यू बहुत ज़्यादा कर रखा है, प्रोडक्शन रिवेन्यू बहुत ज़्यादा कर रखा है फार्मर्स के लिए, पीजेंट्स के लिए। तो जो लोकल पीजेंट्स हैं वो खुश नहीं है स्पेनिश रूलर्स से। इसलिए जैसे ही जूसेपे गैरिबाल्डी और उसके वॉलंटियर्स जाते हैं वहाँ पर, मार्च करते हैं, तो लोकल पीजेंट्स उसकी हेल्प करते हैं स्पेनिश रूलर्स को वहाँ से निकालने में। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को किंग डिक्लेयर कर दिया जाता है इटली का, यूनाइटेड इटली का। अब इटालियन पॉपुलेशन जो है वहाँ इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। वो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानते कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है। अब जो इटालिया के बारे में उन्होंने कभी नहीं सुना था, इटालिया यानी इटली के बारे में या इटालियन लैंग्वेज के बारे में, नेशन के बारे में कुछ नहीं सुना था। वो ला इटालिया को सोचते थे कि वो विक्टर इमैनुअल्स की वाइफ है, बस उनका मानना ये था। तो ये था हमारा इटली का यूनिफिकेशन जो किया था। एक बार थोड़ा मैप की तरफ दोबारा से चल पड़ते हैं हम। यहाँ पर स्पेन रूल कर रहा है, सारे काम यहीं पर होते हैं मेन। और फिर उसके बाद सार्डिनिया, यहाँ पर इटालियन किंग है। यहाँ जो काबूर है वो फ्रांस की हेल्प लेता है, और यहाँ पर जो ऑस्ट्रियन एम्पायर रूल कर रहा है उसको वो हरा देता है। उसके बाद फिर वो वॉलंटियर्स जाते हैं उसके साथ, जूसेपे गैरिबाल्डी के साथ। लोकल पीजेंट्स का सपोर्ट मिलता है और स्पेनिश रूलर को यहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद ये आपकी बातें आती हैं, ये ईयर्स दिए गए हैं कि ये 1858 में, ये 1866 में, ये 1860s में, ये 1858 में, ये 1870 में, ये 1860 में, कि किस तरह से इटली का यूनिफिकेशन हुआ। ये था इटली का यूनिफिकेशन।